Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग सीनेट 2026 के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन सी बुक को फॉलो कर सकते हैं, कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हैं एंड एवरीथिंग अबाउट सीनेट 2026 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि आपको उसके पेपर पैटर्न के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो इस वीडियो में पहले मैं आपको सी नेट के बारे में थोड़ा सा बता दे रही हूँ. सी नेट जो है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जिसको एबीबीएमयू यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है और इस टेस्ट के थ्रू आपको यूपी में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हैं और जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें एडमिशन मिलता है. ठीक है, जो भी एबीबीएमयू से एफिलिएटेड हैं उन कॉलेजेस में. और ये जो एग्जाम होता है ये आपका जून में होता है, जून के स्टार्टिंग में या मई के लास्ट में. अभी तक जितनी बार भी हुआ है जून के स्टार्टिंग में ही हुआ है. ठीक है, और उसके अलावा ये एग्जाम जो होता है 120 मार्क्स का होता है. 120 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें 5 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश. और सारे सब्जेक्ट्स के 24 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 24 आपका फिजिक्स का, 24 बायोलॉजी का, 24 केमिस्ट्री का, 24 नर्सिंग एप्टीट्यूड का एंड 24 क्वेश्चंस इंग्लिश के. तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. पेपर जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है और इस एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलता है. मतलब 120 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 120 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और उसके अलावा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो उसके लिए आपका कोई अलग से नंबर नहीं कटेगा, मतलब सही वाले क्वेश्चन का नंबर नहीं कटेगा. दूसरी चीज ये है ओएमआर शीट पे ये एग्जाम होता है. ठीक है, तो ये हो गई एग्जाम की बेसिक डिटेल्स. ठीक है, उसके अलावा अब आप बोलोगे कि प्रिपेयर कैसे करना है. तो यहाँ पे देखो मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स का ना अलग अलग बताने वाली हूँ. फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश सबके लिए अलग अलग, क्योंकि एक जैसे सारे सब्जेक्ट्स हैं नहीं और सबको एक अलग तरीके का अटेंशन देने की आपको जरूरत है. स्पेशली अगर मैं बात करूँ फिजिक्स केमिस्ट्री की, क्योंकि जितने भी बायोलॉजी स्टूडेंट होते हैं मोस्टली वो बायोलॉजी कवर कर लेते हैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी उतना टफ है नहीं जितना आपको टफ लगता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसमें भी मेनली फिजिक्स. ठीक है, सो इस वीडियो में हम एक एक करके बात करेंगे कि आपको कैसे कहाँ से क्या पढ़ना है. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, देखो सारे सब्जेक्ट्स आपके इक्वल मार्क्स के आने वाले हैं. मतलब जितने मार्क्स का आपका फिजिक्स आएगा उतने ही मार्क्स का आपका केमिस्ट्री आएगा. दूसरी चीज ये है कि इस एग्जाम में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, मतलब अपनी थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है रेदर देन आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उससे ज्यादा आपको थ्योरी वाले पोर्शन पे ध्यान देना है फिजिक्स और केमिस्ट्री में. क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 80 to 85% क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं. उसके अलावा 10 to 15% क्वेश्चन ही होते हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं. और उसमें भी ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपसे. इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनमें आप सिंपल फॉर्मूला रखेंगे तो आपकी जो क्वेश्चन का आंसर है वो निकल जाएगा. तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं. तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स के लिए देखो हमेशा 2 चीजें याद रखो. पहली सी नेट के लिए, मतलब स्पेशली मैं सी नेट की बात कर रही हूँ. अगर सी नेट के लिए आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें जितने भी थ्योरी वाले मतलब चैप्टर्स हैं उनको आप अच्छे से कवर कर लो. और रही बात जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स हैं, मतलब अब फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल्स तो बेसिकली उसमें थोड़े बहुत तो न्यूमेरिकल्स होंगे ही, बिना न्यूमेरिकल के तो कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता, 1-2 चैप्टर्स को छोड़ के. ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, पहले तो जितने फिजिक्स में फॉर्मूला है उतने सारे फॉर्मूलाज आप पहले एक साथ कहीं पे लिख लो. उन फॉर्मूलाज को आप बार बार याद करो और उन फॉर्मूलाज में आपको उसकी यूनिट भी लिखनी है और डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखना है. जिससे क्या होगा, क्योंकि काफी बार आपसे सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि पर्टिकुलर कोई आपको दे देंगे, जैसे आपको फोर्स दे देंगे तो पूछेंगे कि फोर्स का यूनिट क्या है. ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे भी करके पूछ सकते हैं कि इसका सीजीएस में यूनिट क्या होता है, एमकेएस में यूनिट क्या होता है. तो यूनिट भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है. तो आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट और फॉर्मूला जो उसका बेसिक फॉर्मूला है वो आपको एक साथ कहीं पे लिख लो. अगर आप को दिक्कत हो रही है फॉर्मूला ढूंढने में या फिर एक साथ लिखने में तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल पे फिजिक्स का और केमिस्ट्री का दोनों का जितना भी फॉर्मूला है पड़ा हुआ है तो आप लोग वहां से उसको ले सकते हो अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हो तो. और उसमें ए टू जेड जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स का अपलोड है तो आप लोग वहां से देख सकते हो. और वो फिजिक्स का है जो, हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ही एलन की हैंडबुक का पड़ा हुआ है तो आप लोग देख सकते हो. हालांकि वो उसमें सारे हैं टफ टू इजी, तो आप लोग अपने हिसाब से
जो इजी वाले हैं वो आप लोग देख लेना, बाकी टफ अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, क्योंकि उतना हार्ड पूछा नहीं जाता तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। जो हार्ड एंड बहुत ज्यादा हार्ड मतलब न्यूमेरिकल्स है वो आप सॉल्व करो, ठीक है। और उसके अलावा देखो, अब बात आती है कि हम पढ़ें कहाँ से। तो देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो आपको उतना समझ में नहीं आती हैं चीजें। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी कि इसके अलावा एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ के देख रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है जो जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सिंपल है, या तो आप उसको पढ़ के देख लो, या फिर आप यूट्यूब से जो नीट के लेक्चर्स हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे, बट जो नीट के लेक्चर्स हैं, कुछ जैसे कुछ बेसिक यूनिट है आपकी फिजिक्स में, जो थ्योरी वाली भी कुछ बेसिक यूनिट है, उसके अलावा कुछ यूनिट है जैसे कि स्टार्टिंग की जो 11th क्लास की यूनिट्स है, जो अगर आपको क्लियर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आपको 12th क्लास की फिजिक्स में भी डाउट रहता है, तो वहां से आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। मतलब बेसिक्स के लिए आप वो नीट के लेक्चर्स देख सकते हो, क्योंकि अगर आप सी नेट के लेवल पे देखोगे तो शायद उतना सफिशियंट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। अगर मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो उस केस में आप पीडब्ल्यू के देख सकते हो, अन अकेडमी, जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है तो आप उसका देख सकते हो, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहां से आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा आप हेल्प ले सकते हो चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी में आप, उसमें एक बेनिफिट ये है कि आप अगर उसमें मतलब हिंदी में पूरा पढ़ना चाहो तो आपको हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कर देता है। दूसरा, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो पूरा इंग्लिश में मिल जाएगा, और अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तब भी आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक डालोगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो नोट्स मिल जाएंगे। तो चैट जीपीटी से आप आसान भाषा में वहां पे समझ सकते हो, तो उसका आप यूज कर सकते हो चैट जीपीटी का। दूसरी चीज ये है कि अभी आपको जैसे फिजिक्स है तो अभी आप पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद एडवांस पे जाओ। एडवांस उसमें भी आपको मैं न्यूमेरिकल की बात तो कर ही नहीं रही हूँ, मतलब एडवांस जो थ्योरी, आपको कुछ कुछ चीजें जो आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, तो जब आपको एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको वो चीजें भी समझ में आ जाएंगी। सेम आपको केमिस्ट्री का करना है। केमिस्ट्री में भी आपके जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें जो जितने भी फॉर्मूला है वो आप पहले एक साथ लिख लो। दूसरी चीज, जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस की तो नहीं मैं बात कर रही हूँ, बट हाँ, जो नॉर्मल सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन होती है, तो वो एक दो पूछी जाती है, उतनी भी ज्यादा नहीं पूछी जाती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन उतना ज्यादा आता नहीं है, मतलब थ्योरेटिकल ही ज्यादा पूछा जाता है आपसे। तो जो नेम रिएक्शन है सिंपल सिंपल सी, आप उनको लर्न कर सकते हो, एक साथ कहीं पे लिख लो पेज वगैरह पे, तो या फिर नोटबुक में कहीं एक साथ लिख लो, जिससे आप बार बार उनको देखोगे। और अभी ना आपके पास काफी टाइम है, मैं अगर सही से बोलूं, अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो ना, तो इतने टाइम में आप 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन कर सकते हो एग्जाम आने तक। अभी 7 से 8 महीने हैं आपके पास, तो आप एक साथ उसको कहीं लिख लो और उसके बाद उसको बार बार रिवाइज करो, वो काफी है, ठीक है। उसके अलावा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़े अच्छे से पढ़ना, जैसे कि आपके कुछ चैप्टर्स हैं उसमें, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, कोई पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है, तो वो चैप्टर्स हो गए आपके, है ना। और इसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ सिंपल सिंपल से आपके क्वेश्चन है, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड, तो उनको भी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, आईयूपीएससी नेमिंग, जो देखो, एक तो है कि उसमें काफी भारी भरकम सी आईयूपीएससी नेमिंग दी गई है, और एक कुछ सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है जो स्टार्टिंग में पहले आपको स्टार्टिंग की मिलेंगी, उसके बाद आप थोड़ा एडवांस पे जाते हो। तो उसमें जो बेसिक वाली आईयूपीएससी नेमिंग है, पहले आप उसको लर्न करो, उसके बाद आप उसको भी लर्न करो। ऐसी बात नहीं कि आप उसको छोड़ दो, बट आप पहले बेसिक्स को समझो। चीजें आप जितना बेसिक से स्टार्ट करोगे उतना आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। मतलब कहने का ये है कि आप पहले बेसिक क्लियर करो, उसके बाद ही आप एडवांस पे जाओ। और दूसरी चीज ये है कि जब तक आपको थ्योरी क्लियर ना हो तब तक आप अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस पे जंप मत करो। देखो, बहुत लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि पहले हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हमें नहीं आएगा तो हम थ्योरी पढ़ेंगे, बट जब आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है तो कहाँ से आप एमसीक्यू लगा लोगे। हो सकता है आप तुक्का मार लो, बट उसका कोई मतलब नहीं, आपको खुद से पता होगा कि आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना आता है। तो आप पहले थ्योरी क्लियर करो, उसके बाद आप एमसीक्यू पे जंप करो, तो ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब जैसे मैं बायोलॉजी की, ये आपका फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया। बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में आपको देखो बस एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के अलावा आपको बायोलॉजी में कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। जैसे कि अगर आपके पास नोट्स वगैरह आपने खुद के बना रखे हैं, अच्छी बात। अगर नहीं बनाए ना तो तुम बस बायोलॉजी पे स्टिक कर जाओ, मतलब बायोलॉजी को अच्छे से रट लो, जो एनसीईआरटी है वो। और अब कुछ लोग बोलेंगे ओल्ड एनसीईआरटी की न्यू एनसीईआरटी, तो भैया न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। और ओल्ड एनसीईआरटी में भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हो सकता है कि इस बार एग्जाम में पूछे जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा
ये लोग किसी एक तो पर्टिकुलर अपना इन्होंने कोई सिलेबस डिफाइन नहीं किया है कि इस सिलेबस से आएगा, इन्होंने बोला है बस इंटरमीडिएट जिसमें आपका 11th 12th दोनों आता है। बट मोस्टली देखा गया है कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही बनते हैं, तो आप एनसीईआरटी ही पढ़ो और उसमें जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि हट गए हैं या फिर ऐड हुए हैं तो उनको आप अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस उनकी कर सकते हो। ठीक है, बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। दूसरी चीज, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं लर्न होती हैं, तो उनके लिए आप ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। अब ट्रिक्स कहाँ से लाओगे, या तो तुम यूट्यूब पे सर्च कर लो ट्रिक्स, वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके लिए तुम्हें नहीं आ रही है मतलब चीजें समझ में, उससे, या फिर अब चैट जीपीटी से भी आप उसके लिए ट्रिक्स निकाल सकते हो। चैट जीपीटी पे अगर आपको टॉपिक डाल के नहीं आ रहा है समझ में, तो जो भी टॉपिक है जिसका तुम्हें ट्रिक चाहिए उसका फोटो खींच के डालो और वो तुम्हें ट्रिक बना के दे देगा। अगर हिंदी में मांगोगे तो हिंदी में दे देगा, इंग्लिश में मांगोगे तो इंग्लिश में दे देगा। तो ये चैट जीपीटी का एक अच्छा यूज आप कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, इसके अलावा अब मैं बात कर रही हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड की और इंग्लिश की। सॉरी सॉरी, एक मिनट, अभी बायोलॉजी में एक चीज रह गई है। बायोलॉजी में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप डायग्राम के थ्रू भी याद कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर है जिसमें आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया हुआ है, तो जिसमें जो फ्लो चार्ट या फिर जो डायग्राम बने हैं उनको अगर आप याद रख सकते हो ना, तो वो भी अच्छी चीज है, क्योंकि वो अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, वो एक दो बार ही प्रैक्टिस करनी है और आपको वो अच्छे से लर्न हो जाएगा। मेनली क्या होता है कि जो आपकी जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब मोस्टली बायोलॉजी में अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो उसमें ये आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो इससे काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये अच्छा टॉपिक है। तो इस टाइप के जो भी टॉपिक्स हैं तो उनके आप डायग्राम्स लर्न कर सकते हो और फ्लो चार्ट बना सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जैसा आपको ठीक लगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखो आपको 11th 12th का ग्रामर ही पढ़ना है। अगर आपके पास 11th 12th की ग्रामर की कोई बुक नहीं है तो आप लोग खरीद सकते हो, अगर आप चाहो तो, नहीं तो फिर आप यूट्यूब से ही प्रैक्टिस करो। अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो, काका पब्लिकेशन की जो 11th 12th की कंबाइंड बुक आती है, तो उसमें आपको सारी मतलब चीजें मिल जाएंगी जो आपकी 11th 12th में हैं, और जिससे आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते भी हैं एग्जाम में। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ उसी बुक से, मतलब आप 11th 12th का जो भी सिलेबस है आप किसी भी बुक से पढ़ लो। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तब आप उस बुक को परचेज कर सकते हो, क्योंकि वो मेरे पास थी एंड मैंने उसी से पढ़ा था, तो मुझे वो बुक काफी सही लगी थी, तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो उस बुक से आप अपने एंटोनेम्स, सिनोनेम्स, उसके अलावा जितनी भी वोकेबुलरी है उससे लर्न कर सकते हो। और उसमें एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारी मतलब एक्सरसाइजेस दी हुई हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इंग्लिश में जो आपका सिलेबस है 11th 12th का, वही आपको पढ़ना है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश में, इतना कि अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, और अब मैं बात कर रही हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में देखो 2 पोर्शन, मतलब 2 पार्ट में डिवाइडेड है नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका। एक नर्सिंग पोर्शन है और एक नॉन नर्सिंग है। नर्सिंग में क्या है कि आपको नर्सिंग के बारे में ही पूछेंगे, मतलब नर्सिंग का हिस्ट्री, नर्सिंग का प्रेजेंट, और थोड़ा नर्सिंग के बारे में, जैसे कि हॉस्पिटल के बारे में पूछ लेंगे, जो साइंस यूज किए जाते हैं हॉस्पिटल में, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कौन से डॉक्टर को क्या बोलते हैं, उसके अलावा कौन सा इक्विपमेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेथो है तो उसका यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है, अब जो नर्सिंग में एक साइन देखा होगा आपने, बहुत सी जगह पे बना होता है जिसको कैडोशियस बोलते हैं, तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। और वही नॉन नर्सिंग पोर्शन की बात करें तो जिसमें आपसे पूछा जाता है, मतलब बायोलॉजी के क्वेश्चन ही रहते हैं वो, और बायोलॉजी में जैसे डिजीज के रिगार्डिंग पूछ लेंगे, वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग पूछ लेंगे, और पूछ लेंगे आपकी डाइट से रिलेटेड की मतलब कौन सी विटामिन है या फिर कौन सी विटामिन लेनी चाहिए किस पर्टिकुलर बीमारी में। तो ये सारी चीजें पूछते हैं आपसे नर्सिंग एप्टीट्यूड में। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको कोई भी अलग से बुक सजेस्ट कर मतलब परचेज करने के लिए नहीं बोलूंगी। इसमें क्या है कि आप यूट्यूब से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। यूट्यूब पे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, फिर चाहे आप वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए ले लो। तो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड का बस 1 से 2 वीडियो देखो, उसमें जो चीजें तुम्हें नहीं समझ में आ रही हैं तो बस उनको 1 लाइनर फॉर्मेट में लिख लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो अभी आप लिख सकते हो। तो उसको लिखते चलो, और धीरे धीरे आपका जब तक एग्जाम पास में आएगा ना, आपके पास इतना सारा कंटेंट होगा पढ़ने के लिए, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। अब रही बात कि हम कितने घंटे पढ़ें, तो देखो घंटे मैं फिर से बोलूंगी कि घंटे मैटर नहीं करते हैं। हाँ, पर आपको एटलीस्ट 4 से 5 घंटे तो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि देखो अब तुम्हें भी पता है कि कंपटीशन कैसे बढ़ रहा है। मैंने तुम्हें लास्ट ईयर भी चिल्ला चिल्ला के बोला था, लास्ट ईयर कहने का मतलब अभी जो काउंसलिंग चल रही है, कि कट ऑफ हाई जाएगी, और कट ऑफ हाई गई है। तुम देख रहे हो कि 120 नंबर में जिनके 98 नंबर है उन
लोगों को भी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो समझ लो कि कैसे ये कट ऑफ बढ़ रही है और जैसे जैसे साल बीतेंगे ना, अगर यहाँ पे जैसे नेगेटिव मार्किंग जैसा कुछ नहीं आया तो कट ऑफ हाई ही जाएगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो और 4 से 5 घंटे आराम से निकाल लो पढ़ाई के लिए। और जिस 4 से 5 घंटे जो आप निकालोगे उसमें बस सिर्फ पढ़ाई करो, ना फोन स्क्रॉल करना है, ना ही आपको कुछ भी अदर एक्टिविटी करनी है, बस पढ़ाई करो। और इसमें क्या है, अगर आपको लग रहा है ना कि 4 से 5 घंटे अगर कोई भी इंसान नॉर्मल पढ़ेगा तो वो बोर हो जाएगा, तो उसमें आप वो जो प्रोमोडोरो टेक्निक होती है उसको यूज कर सकते हो। जैसे 25 मिनट आपने पढ़ा, 5 मिनट आपने रेस्ट कर लिया या फिर आपने कोई एक्सरसाइज कर ली या कुछ खा पी लिया, बट उस टाइम में फोन नहीं चलाना है, क्योंकि अगर आपने फोन यूज किया तो फिर आप फोन में यूज करने में लग जाओगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा 5 मिनट कब 10 मिनट हो गए और 10 मिनट कब 15 मिनट हो गए। ठीक है, तो इस टाइप से आप पढ़ सकते हो। और भी कई सारी टेक्निक्स होती हैं, और अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम कुछ एक्सरसाइजेस देख सकते हो, माइंड रिलैक्स एक्सरसाइजेस करके, 2 4 5 मिनट की होती हैं, जिससे अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे तो पढ़ाई करनी ही है। उसके अलावा देखो, अगर तुम सोच रहे हो बैच लेने का, तो देखो मैं ये नहीं बोलूंगी कि बैच मत लो या ले लो। बैच लेना ना लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपको एक गाइडेंस चाहिए, आप अकेले नहीं पढ़ पा रहे हो, या फिर आपको यूट्यूब पे शायद वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो आप ले सकते हो, कोई फोर्स नहीं है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि मैं तिवारी सर का बैच लूं या विजय सर का बैच लूं, तो देखो आपको जिसका बैच अच्छा लग रहा है, जिस टीचर को आप मतलब आप जिससे पढ़ रहे हो, आपको जिससे समझ में आ रहा है, आप उसका बैच लो। मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप तिवारी सर का बैच लो या विजय एजुकेशन का बैच लो, क्योंकि मैंने खुद से उन दोनों लोगों से उतना नहीं पढ़ा है कि मैं आपको सजेस्ट कर सकूं कि आप उनसे बैच ले लो या उनसे बैच ले लो, या फिर कोई भी अदर टीचर है जो अभी बहुत सारे बैचेस लॉन्च हुए हैं इस साल, तो आप किसी का भी बैच ले लो। आपको जिसमें मतलब देखो, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है, अब ये तो स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं जो लोग वहां पे पढ़ रहे हैं कि कैसा है क्या है। तो आप लोग का अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग ले लो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है या फिर पैसे नहीं है तो फिर रहने दो, क्योंकि यूट्यूब पे भी इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप पढ़ सकते हो। कोई ये नहीं है कि आप बैच लोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी बैच नहीं लिया, अच्छे से बस पढ़ाई करी है और वो सेलेक्ट भी हुए हैं। मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है रिगार्डिंग सी नेट 2026। एंड इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रह रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। एंड उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आज की वीडियो के इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।